हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है टेस्ट पेपर लाइव के ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म पर। आज की जो क्लास है स्पेशली हम उन बच्चों के लिए लेकर आए हैं जिन बच्चों को स्टार्टिंग में बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं। एज यू नो कि शुरू शुरू में जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे क्वेरीज होती है कि हमें कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली अभी सिलेबस चेंज हुआ है। तो उस चेंज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि हमारे सब्जेक्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से सेमेस्टर में है, नए सब्जेक्ट कौन से ऐड हुए हैं, उनका सिलेबस क्या है पर्टिकुलर, उनका एग्जाम कब होगा, उनका प्रैक्टिकल कब होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पर परेशान करते हैं। तो हमारी जो क्लास है बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स के ऊपर ही बेस्ड है। बहुत सारे बच्चे इस डाउट में थे कि मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो आपके डाउट्स हैं जो इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। इस क्लास में हम आईएनसी का जो कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर इन दोनों के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी क्लास के अंदर आपका एक पेपर, ठीक है, जो प्रीवियस आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो पेपर आपको दिए गए थे RUHS के थ्रू, उसमें जो है आपका पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का, वो पेपर अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपन डेली अपनी लगभग 5:30 के अराउंड अपनी लाइव क्लासेस रहेगी कल से, उसी में हम ये पेपर जो है ये सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज हम F1 का पेपर ले रहे हैं, कल हम अनाटमी का पेपर लेंगे, या फिर ऐसे आपके जितने भी पेपर अभी तक हो चुके हैं सारे पेपर हम कवर करवाएंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम स्ट्रेटेजीज के बारे में। एग्जाम स्ट्रेटेजीज से मतलब है आपको जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है। उस पेपर में आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, इंडिविजुअल अगर सेक्शंस आते हैं तो सेक्शंस को कितना टाइम देना है, एक क्वेश्चन जो है अगर 10 नंबर का क्वेश्चन उसके लिए हम कितने पेजेस फिल करेंगे, ये सारी बातें जो है हम पेपर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आई होप कि आपको ये क्लास हेल्पफुल रहेगी सारे जो आपके डाउट्स हैं उनको समझने के लिए और उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द क्लास। पहले हम बात करेंगे सेमेस्टर के जो सेमेस्टर वाइज जो आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है आईएनसी का, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उनके बारे में। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट हैं और ये आपके सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जो कि आपका कॉलेज लेवल पर ही एग्जाम कंडक्ट होता है। 40 मार्क्स का आपका एग्जाम उसमें थ्योरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अप्लाइड एनाटमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। ये दोनों जो सब्जेक्ट है इनका कंबाइंड एग्जाम होता है। इनका एग्जाम कैसा होता है, एक साथ में एग्जाम होता है इनका, अलग अलग डेज पे एग्जाम नहीं होता। टोटल ड्यूरेशन एग्जाम का 3 घंटे का होता है और 75 मार्क्स का जो है आपका पेपर इसमें रहता है। नेक्स्ट अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट है, इनका पेपर भी एक ही साथ में करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, पहले हम सेकंड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं वो देखते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, अप्लाइड एनाटमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, और नर्सिंग फंडामेंटल फर्स्ट एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ये सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, जिसमें से आपके एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से होने वाले हैं। एग्जाम आपका होगा कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, जो कि कॉलेज लेवल पे होगा। अप्लाइड एनाटमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का एग्जाम होगा आपके किस जो यूनिवर्सिटी लेवल है उस पे एग्जाम होगा। और अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी इनका एग्जाम होगा कंबाइंडली यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो आप समझ गए होगी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम्स कितने देने होंगे, 3 एग्जाम देने होंगे। 3 में से एक एग्जाम जो है वो आपका कॉलेज लेवल पर रहेगा और 2 एग्जाम्स जो है आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे कंडक्ट करने होंगे। समझ आया? नेक्स्ट देखिए, ये है सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट है आपके अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इन दोनों का भी कंबाइंड पेपर होता है। ठीक है, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, इसका भी कंबाइंड पेपर होता है। नेक्स्ट नर्सिंग फंडामेंटल सेकंड, और हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके एग्जाम्स कितने हुए देखिए। फर्स्ट एग्जाम होगा आपका अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री,
अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ये एग्जाम होगा आपका। नेक्स्ट एग्जाम आपका क्या होगा, नर्सिंग फंडामेंटल सेकंड। अब आप बोलोगे मैम कि फर्स्ट में भी तो नर्सिंग फंडामेंटल फर्स्ट था, सेकंड में भी नर्सिंग फंडामेंटल फर्स्ट सेकंड है, बट आपको यहाँ डाउट क्लियर करना होगा। फर्स्ट का सिलेबस आपको फर्स्ट में पढ़ना है, ऑब्वियसली पढ़ना है नर्सिंग फंडामेंटल का सिलेबस, बट आपका जो एग्जाम है वो फंडामेंटल फर्स्ट और फंडामेंटल सेकंड दोनों का कंबाइंड करके और सेकंड सेमेस्टर में होगा। समझ रहे हो, नर्सिंग फंडामेंटल फर्स्ट पढ़ना आपको फर्स्ट सेमेस्टर में है, बट उसका जो एग्जाम है वो फंडामेंटल सेकंड के साथ में कंबाइंडली सेकंड सेमेस्टर के टाइम पर ही एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, और आपका एग्जाम रहेगा हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अंडरस्टूड। तो आपको सेकंड सेमेस्टर में कितने एग्जाम देने पड़े, वही 3 एग्जाम, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन का एग्जाम देना होगा, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड का एग्जाम सेकंड सेमेस्टर में देना होगा, और हेल्थ या फिर नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी का एग्जाम देना होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितने एग्जाम हो गए, 3 एग्जाम हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, और सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी कितने एग्जाम हो गए आपके, 3 एग्जाम हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट के कंबाइंड एग्जाम थे, 2 सब्जेक्ट के कंबाइंड एग्जाम थे, इसका एग्जाम अभी हो ही नहीं रहा था और इसका एग्जाम था। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का कंबाइंड एग्जाम है, इसका और इसका, इन दोनों का कंबाइंड एग्जाम है और इसका एग्जाम है। तो कितने एग्जाम हो गए, दोनों सेमेस्टर में 3-3 एग्जाम आपको देने होंगे। ठीक है, जिनमें से एक जो एग्जाम है वो आपके कॉलेज लेवल पर ही होता है। ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट, और उसमें आपके इंटरनल मार्क्स कितने हैं, थ्योरेटिकल मार्क्स कितने हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ठीक है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की मैंने आपको बताया था कि ये जो पेपर होता है ये आपका यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होता, ये सिर्फ कॉलेज लेवल पर होता है। तो इंटरनल मार्क्स इसके होते हैं 25, और कॉलेज लेवल पर इसके मार्क्स कितने होते हैं, 25। टोटल ये कितने नंबर का होता है आपका, 50 नंबर का होता है। ठीक है, तो 2 घंटे का पेपर होता है आपका। नेक्स्ट, अप्लाइड अनाटमी एंड फिजियोलॉजी, इनके सेक्शंस अलग अलग आते हैं। सेक्शन ए अप्लाइड अनाटमी होता है, सेक्शन बी अप्लाइड फिजियोलॉजी होता है। इसके इंटरनल मार्क्स कितने होते हैं, 25 होते हैं। चूंकि एग्जाम जो है ये किसके कॉलेज बेस्ड नहीं होता, कॉलेज लेवल पे नहीं होता, यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है। तो कॉलेज नंबर पे तो लेवल पे इसका मार्क्स होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यूनिवर्सिटी में इसका पेपर कितने नंबर का होगा, 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा। टोटल कितने हो गए, 25 इंटरनल, 75 जो है यूनिवर्सिटी लेवल के, तो टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, जिनके पेपर जो है एक साथ होते हैं, इनके भी सेक्शंस अलग अलग होते हैं। सेक्शन ए आएगा आपका सोशियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, और सेक्शन बी आएगा आपका अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, इंटरनल मार्क्स कितने होंगे इसके, 25 होंगे। एक्सटर्नल पेपर आपका कितने नंबर का आएगा, 75 मार्क्स का पेपर आएगा। 3 घंटे का एग्जाम होगा, और टोटल कितने हो गए, 100 मार्क्स यहाँ पर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नर्सिंग फंडामेंटल फर्स्ट जो है, चूंकि इसका एग्जाम नहीं होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, हम फर्स्ट सेमेस्टर देख रहे हैं ना, इसमें एग्जाम नहीं होगा, बट इसके जो इंटरनल मार्क्स हैं यहाँ पर कितने होते हैं, 25 होते हैं। और इसमें जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रैक्टिकल जो होता है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट में से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ नर्सिंग फंडामेंटल है, और नर्सिंग फाउंडेशन जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट इसका एग्जाम ही नहीं हो रहा फर्स्ट सेमेस्टर में। इस वजह से इसका जो एग्जाम है वो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर कंडक्ट करवाया है, और इसका प्रैक्टिकल भी सेकेंड सेमेस्टर में ही लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समझ आ गया ना, फर्स्ट सेमेस्टर आपको ये एग्जाम देना होगा, ये एग्जाम देना होगा, और ये एग्जाम देना होगा। बाकी एग्जाम्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं देने, 3 ही एग्जाम देने। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये है आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर। ठीक है, कौन सा, ये है आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, ये देखिए, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ये एक पेपर होगा आपका। ठीक है, इसका इंटरनल मार्क्स होगा 25। यूनिवर्सिटी लेवल पर ही होता है, तो कॉलेज में इसका कोई मार्क्स नहीं है। यूनिवर्सिटी में आपका 75 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, और टोटल मार्क्स कितने हो गए, 25 + 75, 100 नंबर का पेपर हो जाएगा टोटल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नर्सिंग फंडामेंटल्स, मैंने आपको बोला था कि नर्सिंग फंडामेंटल फर्स्ट और नर्सिंग फंडामेंटल सेकंड, इन दोनों का जो एग्जाम है वो कंबाइंडली सेकंड सेमेस्टर के अंदर होता है, और इसका जो प्रैक्टिकल है वो भी सेकंड सेमेस्टर के अंदर ही होता है। ठीक है,
तो ये इसके 75 मार्क्स, 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। अब आप बोलोगे मैम कि ठीक है, बट इसके इंटरनल मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे, क्योंकि फंडामेंटल फर्स्ट के 25, फंडामेंटल सेकंड के 25, तो दोनों को कंबाइन करके देंगे या फिर दोनों का सेपरेटली 50 नंबर होंगे इसके इंटरनल के, तो 50 नहीं होता है। 25 में से फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितने प्रैक्टिकल मार्क्स दिए जाने चाहिए, उसका वो मार्क्स, और सेकंड सेमेस्टर में आपको कितना मार्क्स मिलेगा, उन दोनों का एवरेज निकाला जाता है आउट ऑफ 25, और उसको आपके एज अ रिजल्ट आपको दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरनली 25 मार्क्स का होता है। इसका जो एग्जाम है वो भी कॉलेज लेवल पर ही होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होता है। तो इसका जो एग्जाम है वो 25 मार्क्स का होता है। किस पे, कॉलेज लेवल पे 2 घंटे का पेपर होगा, और टोटल आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 50, क्योंकि 25 + 25 का हो जाएगा। ये समझ आया। नेक्स्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम यहाँ पे प्रैक्टिकल के बारे में, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कोई भी प्रैक्टिकल हुआ नहीं था, सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपका प्रैक्टिकल होगा। ये जो प्रैक्टिकल है नर्सिंग फंडामेंटल फर्स्ट और सेकंड दोनों का कंबाइंड होगा। ठीक है। प्रैक्टिकल मार्क्स कितने रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे प्रैक्टिकल मार्क्स। क्यों, क्योंकि 25 फर्स्ट सेमेस्टर के नर्सिंग फाउंडेशन का, और 25 मार्क्स जो है ये सेकंड सेमेस्टर के नर्सिंग फाउंडेशन के रहेंगे। टोटल मार्क्स इसके कितने रहेंगे, 50। ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जो ये आपके इंटरनल मार्क्स हैं, जो आपके पढ़ाने वाले जो टीचर हैं या फिर आपके कोऑर्डिनेटर वगैरह आपको देने वाले हैं, आउट ऑफ 50 वो 50 मार्क्स हैं। और 50 मार्क्स जो है वो यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनर आएगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाने, वो आपको आउट ऑफ 50 मार्क्स देने वाले। टोटल कितने हो गए आपको, 100। तो प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 100 आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स दिए जाएंगे। समझ गए आप लोग। आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी कितने एग्जाम देने होंगे, 3 एग्जाम देने होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश का एग्जाम जो था वो कॉलेज लेवल पर देना पड़ा था। इज द सेम वे सेकंड सेमेस्टर में आपको हेल्थ या फिर नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी का जो पेपर है वो कॉलेज लेवल पर देना होगा। यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको सेकंड सेमेस्टर के अंत तक 4 एग्जाम देने होंगे। कौन कौन से, अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड ये अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, और अप्लाइड ये जो है नर्सिंग फाउंडेशन है। ये 4 एग्जाम जो है आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर कंडक्ट करने होंगे सेकेंड सेमेस्टर तक। ठीक है, समझ आ गया। अब अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमारे कोर्स पर जाकर इजीली ये डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हो, फिर क्लास को रिवाइंड करके आप ये डाउट्स जो है वो देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे अपने एक पेपर के बारे में। आपको मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि हम एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये है नर्सिंग फंडामेंटल्स का पेपर, और इस पेपर को अटेम्प्ट करने का, आज फर्स्ट क्लास में अपना जो पेपर है इसको सॉल्व करने का एक रीजन ये भी है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कंबाइंड पेपर अगर होगा नर्सिंग फंडामेंटल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का, तो किस तरीके से होगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो इसमें मिल जाएगा। ठीक है। देखिए, हम पेपर स्टार्ट करते हैं, अपना सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। आई होप आपको हेल्पफुल रहेगा ये पेपर। ये देखिए, आपके पेपर जो है उसमें टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, पहले तो यही बात कर लेते हैं अपन। पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, टोटल क्वेश्चन आते हैं आपको 5। ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 5। आपको उन 5 में से 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। आउट ऑफ 5 आपको 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। इन 4 क्वेश्चंस में से आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो फर्स्ट टाइप आपको क्वेश्चन का मिलता है लॉन्ग ऐसे टाइप। पहले क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको, लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड आपको किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है। लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन में आपको कोई भी 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा इन 3 में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक है। नेक्स्ट, आपको शॉर्ट नोट दिए जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट में भी वही सीन रहता है कि एक क्वेश्चन को स्किप करके बाकी क्वेश्चंस का आंसर करना होता है करके। थर्ड आपको किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, वेरी शॉर्ट नोट। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। और बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इनमें आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें भी क्या रहेंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन के पैटर्न रहने वाले हैं। कोई भी आपका जो पेपर आएगा उसमें लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो आपको बहुत इन डिटेल उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना होगा। ब्रीफ आप समझ सकते हो कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कंटेंट आपको पूछा गया है वो सारा का सारा कंटेंट ब्रीफली जितना आपको आता है उतना अच्छे से आपको वेल एक्सप्लेन करना है। दूसरी चीज आपको शॉर्ट नोट मिलेंगे जिसमें आपको मेन चीजें जो है उनके बारे में डिस्कशन करना, उनके बारे में लिखना है पेपर के अंदर। नेक्स्ट आपको मिलेंगे वेरी शॉर्ट नोट। वेरी शॉर्ट नोट जो होते हैं इसका नाम बता रहा है कि बहुत ही छोटे संक्षिप्त आंसर आपको देने हैं, तो छोटे छोटे शॉर्ट नोट आपको इसमें बनाने हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, तो उसका तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो पूरा का पूरा पेपर है ये आपको कितने घंटे में करना होता है? 3 आवर के ड्यूरेशन में करना होता है। ये है मेन चीजें जो आपको समझनी चाहिए। आपको कितने घंटे में पेपर करना है, पेपर का जो ड्यूरेशन है वो कितना रहता है, पेपर का जो ड्यूरेशन है वो कितना रहता है, 3 आवर का ड्यूरेशन रहता है, ठीक है। अब ये जो 3 घंटे हैं इसमें आपको शीट कितने पेजेस की मिलती है? आपको शीट जो है, ठीक है, आंसर शीट जो है, आंसर शीट आपको इसमें मिलती है 40 पेजेस की। 40 पेजेस की आंसर शीट आपको इसमें मिलती है। कितने पेजेस की? 40 पेजेस की आंसर शीट मिलती है। अब आप बोलोगे कि मैम 40 पेजेस के अंदर हम 75 मार्क्स का कंटेंट जो है वो किस तरीके से लिखे? तो देखिए ये होता है सबसे मेजर प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। स्टूडेंट्स को मेनली यही दिक्कत आती है कि कभी कभी उनके जो शीट है वो कम रह जाती है, ठीक है, सारे पेजेस भर जाते हैं और उनके पास क्वेश्चन रह जाते हैं, जगह नहीं होती है पेपर लिखने के लिए। और कभी कभी उनको ये प्रॉब्लम आती है कि ठीक है वो ये सोचते हैं कि पेपर बचा लिया जाए, पेपर बचा लिया जाए, इसके चक्कर में पूरा पेपर सोल्व हो जाता है और लास्ट में पेपर रह जाते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, या तो पेपर कम पेजेस में सोल्व हो जाता है या फिर पेपर ज्यादा पेजेस में सोल्व होता है। तो उस चीज को आप मेंटेन कैसे करके चलेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि लगभग स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि हम कैसे मेंटेन करें कि हमारा एंड का जो आंसर है वो हमारे एंड शीट के एंड में लिखा जाए, मतलब हमारी पूरी शीट भी कवर हो जाए और हमारे पास में क्वेश्चंस भी रिमेनिंग ना रहे। ये मेन एक प्रॉब्लम रहता है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का देखो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है, पहली चीज तो ये कि जो सेक्शन में पेपर होते हैं, ठीक है, पेपर विद सेक्शंस, पेपर विद सेक्शंस, सेक्शन वाले जो पेपर होते हैं उसमें तो कितने आती हैं, आपको 2 शीट दी जाती हैं, 2 आंसर शीट दी जाती हैं, दोनों ही कितने की होती हैं, 40 मार्क्स की होती हैं, 40 पेजेस की होती हैं, ठीक है। तो उसमें तो आपको लिखने में प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको जितना लिखना आप लिख सकते हो इजीली। बट उसमें भी आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको क्या है, सेक्शन वाइज पेपर है, कैसा पेपर, अगर आपको सेक्शन वाइज आपको पेपर मिला है तो उसको आपको एक टाइम का लिमिट रख के चलनी है। अदरवाइज आपका जो पेपर है वो एक पेपर तो आपको बहुत अच्छा जाएगा, दूसरा पेपर आपका बहुत डम रहेगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचता है। तो आपको कुछ भी करके सेक्शन वाले जो पेपर होते हैं उसमें क्या करना है, फर्स्ट सेक्शन जो है उसको कितने घंटे में कंप्लीट करना है, विद इन 1.5 आवर, 1.5 आवर, ठीक है, लगभग 1.5 घंटे के अंदर आपको ये कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। और सेकंड सेक्शन के लिए फिर आपके पास बराबर टाइम रहेगा, सेकंड सेक्शन के लिए भी आपको कितना टाइम रहेगा, 1.5 आवर रहेगा। इन केस आपका ये जो सेकेंड सेक्शन वाला पेपर है ये मान लीजिए कि आपको 1.5 घंटा इसको कंप्लीट करने में नहीं लगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था और पेपर इजी था तो आपने इजीली कर दिया, तो इसमें जो टाइम बचता है वो आप वापस से पहले वाली जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन कभी भी पहले सेक्शन को 2 घंटे देके दूसरे सेक्शन को 1 घंटे में करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज आपका कहीं ना कहीं जो पेपर है वो छूट जाएगा और आपके मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। समझ रहे हो आप इस चीज को? ये तो चलो हो गई किसकी बात, ये तो चलो हो गई आपके टाइम की बात, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, टाइम का आपको किस तरीके से मेंटेन करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरी चीज ये कि एक क्वेश्चन जो होता है, अगर मान लो सेक्शंस भी नहीं आए हैं और आपको पेपर सोल्व करना है तो जो पेपर है
ठीक है। आपको 75 मार्क्स का क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर सोल्व करना है, तो आपको टाइम डिवाइड करके रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को आप आधे घंटे से ज़्यादा या फिर 40 मिनट से ज़्यादा टाइम मत दीजिए। जो लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनको 40 मिनट से ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि 40 मिनट से ज़्यादा टाइम देने लग गए एक एक सिंगल क्वेश्चन को, तो सोचो आपका 3 घंटे में पेपर पूरा होना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से आपको मेंटेन करना है कि एक क्वेश्चन जो है, ठीक है, कैसे मेंटेन करोगे इसको? वन क्वेश्चन और उसको कितना टाइम दोगे आप? ऑलमोस्ट, लगभग मैं बता रही हूं आपको 30 मिनट्स देने हैं। ठीक है, कितने मिनट देने हैं आपको? 30 मिनट्स देने हैं। ठीक है, अगर आप 30 मिनट्स दोगे 5 क्वेश्चंस को, 30 मिनट दोगे 5 क्वेश्चंस को, तो आपका पेपर कितनी देर में पूरा होगा? 150 मिनट के अंदर। यही हुआ ना, 150 मिनट के अंदर। अगर 30 मिनट देते हो पर क्वेश्चन को, 30 मिनट 30 इंटू कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, तो आपको कितनी देर लगी सारे क्वेश्चंस को पूरा करने में? 150 मिनट लगे। ठीक है, आपको टोटल ड्यूरेशन कितना था? 3 घंटे का। 3 घंटे के अंदर मिनट कितने हुए? हाँ, 180 मिनट हुए। तो आपके पास कितने बचे? अभी भी आपके पास में 30 मिनट्स, मतलब आधा घंटा रिमेनिंग है। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत रह गए थे उन क्वेश्चंस को आप वापस से सोल्व कर सकते हो। और हमेशा ध्यान रखना, हर क्वेश्चन के बीच में 3-4 लाइनों की जगह रखना कि कोई कंटेंट आप अगर भूल गए हो जल्दीबाजी में लिखने में, क्योंकि आप समझते हो एग्जाम में इतना सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता है, तो अगर आपका कोई पॉइंट स्किप रह जाता है और लास्ट का जो ये आपका ड्यूरेशन है, इसको आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हो। वो जो आपके कंटेंट थोड़ा बहुत कम इधर उधर ऊपर नीचे रह गया था, उस कंटेंट को मैनेज करने के लिए। दूसरी चीज कि आपको 40 पेजेस कितने मिले थे? 40 पेजेस मिले थे ना। अब ये जो 40 पेजेस हैं, इनको कैसे यूटिलाइज करोगे? तो देखो, अगर पेपर 80 नंबर का होता तो आप क्या करते कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन को एक सिंगल साइड जो होता है उसके अंदर सोल्व करते। यही होता ना। अगर आपको 80 मार्क्स का पेपर मिलता तो आप क्या करते कि ये जो पेपर है, मान लीजिए ये वाला जो पेपर है, इसको आप फिल कर देते। ठीक है, लेकिन अब आपके पास पेपर कितने नंबर का है? 75 मार्क्स का है। पेजेस कितने हैं? 40। 2 नंबर का जो पेपर है, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, उसको आप लगभग 1.5 पेज के अंदर सोल्व कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप 1.5 पेज के अंदर, मतलब ये वाला पूरा पेज और फिर इसको फोल्ड कर दिया तो ये आधा पेज, इतने पेज के अंदर आपको सोल्व करना है। क्या ये जो पेपर की हमने बात की है कि एक जो क्वेश्चन है उसको आपको इतने पेजेस के अंदर आपको इजीली सोल्व करना है, तभी आप अपना पेपर जो है उसको इजीली मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको किस तरीके से पेपर मेंटेन करना है? आई होप ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा कि पेपर आपको मेंटेन कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम सोल्व कर लेते हैं अपना पेपर। ये देखिए, पहले आपको किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे? लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि इसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। तो आपको इसको कितने पेजेस के अंदर कंप्लीट करना है? इसको कम से कम आपको, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन होता तो हम उसको कंप्लीट करते 5 पेजेस के अंदर। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन होता तो हम 5 पेजेस के अंदर, 5.5 पेजेस के अंदर उसको कंप्लीट करते। अब ये कितने का है? 15 नंबर का है। ठीक है, तो 16 नंबर का लगभग अपने पास में हो गया पेपर, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे लगभग 10 पेजेस के अंदर। एक क्वेश्चन को कितने पेजेस में? 10 पेजेस के अंदर आपको सोल्व करना है। ये है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? डिस्क्राइब द पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ फिजिकल असेसमेंट। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हेल्थ असेसमेंट का पर्पस क्या होता है। पहली चीज तो ये हम देख लेते हैं, हेल्थ असेसमेंट का पर्पस क्या है। हेल्थ असेसमेंट पर्पसेस तो आप सब लोग जानते ही हो, तो उनको लिखने की नीड नहीं है, आप वैसे ही समझ लेंगे। जो हेल्थ असेसमेंट होता है उसके पर्पसेस क्या क्या है, क्या क्या उसका एम है हमारे पास कि हम क्यों हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं। पहली चीज तो ये, हेल्थ असेसमेंट करने के लिए जरूरी है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पेशेंट अपने पास है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी हेल्थ असेसमेंट करने से। दूसरी चीज, उसके जो डेटाज हैं वो कितने सही हैं,
एक्यूरेसी क्या है उन डेटास की, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। पेशेंट का प्रेजेंट और पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसको प्रीवियसली कोई डिजीज तो नहीं था, उसके बारे में हमें हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट थिंग, पेशेंट को कोई भी वाइटल साइन है या फिर उसका कोई मेंटल इश्यू है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये सब है इसके क्या पर्पजेस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हम बात कर रहे हैं कि एक हमें इसमें पेशेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब हमें देखना है कि प्रोसेस क्या है। क्वेश्चन क्या था अपना कि हमें पर्पस देखने थे, प्रोसेस देखना था और टेक्निक्स देखनी थी। तो प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस में पेशेंट का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, कलेक्टिंग डेटा। इंफॉर्मेशन लेने के लिए भाई पहले डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको डेटा को चेक करना, इंप्लीमेंट करना, इवैल्यूएट करना, वो सब बाद की चीजें हैं। तो आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, उस डेटा को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, अब पहले सबसे पहले डायग्नोसिस लिख दिया, पेशेंट का नाम लास्ट में लिख रहे हो, तो क्या वो चीज सही है, नहीं ना। पहले पेशेंट के नाम से शुरुआत करो, सरनेम लिखो, एज लिखो, जेंडर लिखो, उसकी प्रॉब्लम लिखो, एड्रेस लिखो, कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, हॉस्पिटल का नाम लिखो, आईपीडी ओपीडी लिखो। ये होता है एक पर्टिकुलर वे। तो आपको पेशेंट का डेटा कलेक्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज करना है एक प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट आपको करना है वैलिडेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वैलिडेटिंग डेटा, डेटा का वैलिडेशन करना है। वैलिडेशन में क्या होगा कि पेशेंट ने जो आपको डेटा दिया है वो कितना सही है, वो चीज होती है वैलिडेशन। और सही या गलत की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, जब आप पेशेंट के पास जाओगे, उससे बातें करोगे, ठीक है। उसका जो डेटा है उसकी बातों से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके वाइटल साइंस चेक करोगे, उसका प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे, बॉडी पे कोई स्कार तो नहीं है, या फिर पेशेंट आपसे कोई चीज छुपा तो नहीं रहा है। वो सारी चीजें जब आप पेशेंट के साथ में डिस्कशन करोगे तब आपको डेटा की वैलिडिटी समझ आएगी कि डेटा करेक्ट है या फिर पेशेंट ने आपको कहीं ना कहीं से उल्लू बनाया है, वो चीजें आपको समझ आएंगी। नेक्स्ट, फोर्थ वन, डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटिंग डेटा। डॉक्यूमेंटेशन तो हर चीज का जरूरी ही है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो पेशेंट जो है वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा एक तरीके से। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसेस के अंदर, इन चारों को एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट हमसे इसमें पूछी गई थी टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट हमसे पूछी थी टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो टेक्निक्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, टेक्निक्स अपने पास में 4 होती हैं, ठीक है। 4 टेक्निक्स होती है, कौन कौन सी, इंस्पेक्शन, पहला डेटा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करना, देखना, ठीक है। पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, आपको पेशेंट को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, इंस्पेक्ट करना है, उसकी स्किन को देखना है, सिर्फ टच नहीं करना है, सिर्फ देखना है, देख के पता करना है उसको कोई स्कार तो नहीं है, डिजीज तो नहीं है, कोई स्किन इन्फेक्शन तो नहीं है, फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। वो सिर्फ आपको पेशेंट को देख कर विजुअली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। विजुअली ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करोगे, पाल्पेशन करोगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, पाल्पेशन करोगे। पाल्पेशन के अंदर क्या करना है, पाल्पेशन के अंदर आपको पेशेंट को टच करना है, ठीक है। पेशेंट को क्या करना है, टच करना है। जहाँ पे पेशेंट प्रॉब्लम बता रहे हैं वहां पे आपको ये जो फिंगर टिप्स है, ये क्या है, फिंगर टिप्स है, आगे वाला जो हिस्सा पॉइंट है उसको आपको, उससे आपके पेशेंट की जो स्किन है उसको लगभग 1.5 से 2 इंच अंदर की तरफ ऐसे पुश करके आपको चेक करना है कि वहां पर कोई भी अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर। क्योंकि अगर अंदर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए एडिमा हो रखा है पेशेंट को, तो आपने प्रेस किया तो स्किन अंदर चली जाएगी ना, है ना। तो आपको पता लगेगा पिटिंग एडिमा है कि नॉन पिटिंग है, कौन से रीजन में, उससे आपको बीमारी का पता लगेगा। तो वो होता है पाल्पेशन। नेक्स्ट अपने पास में परकशन। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, परकशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परकशन। अब बहुत सारे बच्चों को पाल्पेशन और परकशन में कंफ्यूजन रहता है, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। तो देखो 2 चीजें होती है, पी ए पहला लेटर है, इसका मतलब पालपेट हम पहले करते हैं, पी ई परकशन, है ना। ई बाद में आता है, इसका मतलब परकशन हम बाद में करते हैं। ये हो गया इसको तो याद रखने का तरीका। दूसरी चीज, अब पाल्पेशन में क्या होता है, परकशन में क्या होता है, इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखो कोई बच्चा है ना, बाहर गया और कोई तोड़फोड़ करके आ गया, शरारत करके आ गया, घर पे आया वापस, तो मॉम ने बोला कि आज तेरी पिटाई पक्की है। तो मॉम क्या सीधा ऐसे उसको धोना ही शुरू थोड़ी कर देती है, पहले मम्मी उसको प्यार से बोला था बेटा थोड़ा इधर आना, मारूंगी नहीं पक्का,
तो पहले मम्मी उसको ऐसे टच करेगी, सहलाएगी थोड़ा, और फिर शुरू होती धुलाई। ये इंडियन मॉम्स की खासियत है। तो पहले हम करेंगे टच, पहले हमने क्या किया, पालपेट, इजीली टच करके देखा। फिर हमने की टैपिंग, फिर हमने क्या की, टैपिंग, उसको क्या बोलते हैं, परकशन। तो पहले प्यार से टच किया, फिर हमने धुलाई शुरू की। तो पाल्पेशन और परकशन, याद रह गया। मेरे पास इतना इजी ट्रिक था और इससे ज्यादा इजी मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिलेगा। नेक्स्ट परकशन हमने देख लिया। परकशन से हमें ये पता लगेगा कि बॉवल साउंड कैसा है, या फिर एब्डोमेन में किसी भी तरीके का कोई लिक्विड कलेक्टेड है, गैस कलेक्टेड है, उन चीजों का पता लगता है। नेक्स्ट है ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट क्या है, ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में क्या होता है, हम स्टेथ की हेल्प से सुनते हैं अंदर की चीजें, तो उससे हमें अंदर वाली इंफॉर्मेशन मिलती है। ये है आपका पहला क्वेश्चन जिसमें आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। समझ आ गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ आईवी इंजेक्शन। तो आपको पता है कि बहुत सारे इसके वो होते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूट होते हैं, जैसे इंट्रा मस्कुलर है, इंट्रावीनस है, ठीक है, इंट्रा ऑसियस है। ये बहुत सारे इसके रूट्स जो होते हैं अपने पास में अवेलेबल होते हैं। सारे रूट्स जो होते हैं 1 बाय 1 करके हम देखते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे इसमें पूछा गया प्रिंसिपल्स, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल, उनके बारे में, रूट्स के बारे में पूछा है। रूट्स में आप बता देना कौन कौन से रूट है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्राओसियस है, इंट्रा पेरिटोनियल होता है, इंट्रावीनस होता है, इंट्राओसियस होता है, ओरल रूट होता है, सबलिंगुअल रूट होता है, बक्कल रूट होता है, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपका एनल रूट भी होता है, ठीक है। ये सारे के सारे रूट्स जो हैं ये आपको नेम इनका लिख देना है और थोड़ा थोड़ा उनको डिस्क्राइब भी कर देना, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ आईवी इंजेक्शन। तो आईवी इंजेक्शन का पूरा प्रोसीजर पूछा है कि पहले आप क्या करेंगे। पहले आप पेशेंट जो होता है उसका प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, उसको कौन सी मेडिकेशन रखनी है वो सारी ट्रॉली प्रिपेयर करेंगे। फिर आप प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रॉपर ग्लविंग जो होती है वो करनी है। पेशेंट की जो साइट होती है उसको असेस करना है। पेशेंट को टूर्निकेट जो टाई करना है। पेशेंट का जो स्किन था उसको क्लीन करना है, ठीक है। किसकी हेल्प से, आप कोई भी एंटीसेप्टिक की हेल्प से पेशेंट की स्किन को क्लीन करोगे। उसके बाद में वेन जो होती है उसको फाइंड आउट करोगे प्रॉपर तरीके से। फिर इंजेक्शन जो होता है 15 डिग्री के एंगल पे उसको इंजेक्शन को अंदर पुश करोगे, देखोगे, ब्लड चेक करोगे कि वापस ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा, वेन में लगा है कि नहीं लगा। लग जाता है तो टूर्निकेट को ओपन करके पेशेंट को इंजेक्शन दे देना है, धीरे धीरे स्लो पुश करना है। उसके बाद में जो एक कॉटन होता है, स्टेराइल कॉटन होता है, उसकी हेल्प से प्रेस करना है और जो निडल होता है उसको रिमूव कर लेना है। उसके बाद में पेशेंट का जो पॉइंट होता है जहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाया था उसको प्रेस करके रखना है, ठीक है। फिर जो अपना निडल था उसको बर्न कर देना है। ये सारे के सारे प्रोसीजर्स जो है आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, और बेटर होगा इसके साथ में आप रैशनल भी लिख देंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द नेचर, टाइप्स एंड स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हॉस्पिटल में जाओगे तो इन्फेक्शन तो लेकर आओगे, ठीक है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो इन्फेक्शन तो लेके आएंगे। तो इन्फेक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें जो हम जानते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। तो देखिए इसमें नेचर, टाइप और स्टेजेस, इनके बारे में आपको पता है कि इन्फेक्शन जो होता है किस तरीके से हो सकता है। टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं इन्फेक्शन के, प्राइमरी इन्फेक्शन हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, इंक्यूबेशन वाला इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी इसका एक टाइप है। उसके अलावा आपके पास में अक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है, क्लिनिकल इन्फेक्शन हो सकता है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो सकता है। कोई इसका एक वो बोलते हैं ना अपन, बहुत वेराइटी है, यूज टाइप्स होते हैं इसके। तो सारे के सारे इन्फेक्शन के टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम अगर बात कर लेते हैं स्टेजेस की, तो इन्फेक्शन की 5 स्टेजेस मेनली हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, दे देखिए स्टेजेस के बारे में हम यहाँ लिख रहे हैं। 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन या फिर इसको एसिम्प्टोमेटिक भी बोलते हैं, एसिम्प्टोमेटिक भी बोलते हैं। सेकेंड स्टेज क्या होती है इंक्यूबेशन के बाद में, प्रोड्रोमल फेज होती है आपकी। कौन सी, प्रोड्रोमल फेज होती है, जिसमें इन्फेक्शन और ज्यादा वर्स्ट हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। प्रोड्रोमल के बाद में थर्ड स्टेज आपका कौन सा रहता है, इलनेस। थर्ड स्टेज रहेगा आपका इलनेस, जिसमें बीमारी जो होती है वो अच्छे से कॉज हो जाती है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद में आपकी फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज होती है
फोर्थ स्टेज जो होती है वो डिक्लाइन फेज होती है, डिक्लाइन स्टेज होती है, और ये होती है कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंस, ये 5 स्टेजेस होती हैं इन्फेक्शन की। इसमें इंक्यूबेशन में क्या होता है, पेशेंट को पता ही नहीं लगता कि मेरी बॉडी में कुछ बीमारी हुई है, मतलब बैक्टीरिया ने एंटर तो किया बट सिम्टम अपीयर नहीं हुए, वो इंक्यूबेशन है। जैसे ही सिम्टम अपीयर होना स्टार्ट हुए तो प्रोड्रोमल है। सिम्टम्स जो होते हैं वो अच्छे से अपीयर होना अच्छे से अपीयर हो गए हैं तो इनलेस के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में सिम्टम्स कम होने लग जाते हैं, ट्रीटमेंट की वजह से डिक्लाइन फेज आ जाएगा। हाँ ठीक है, प्रॉपर तरीके से बीमारी ठीक भी हो गई तो उसके बाद में कन्वालेसेंस स्टेज आ जाएगा, जिसमें पेशेंट के बॉडी में जो वीकनेस आई थी डिजीज की वजह से वो फिर से रिकवर होना स्टार्ट कर देता है, उसको कन्वालेसेंस फेज बोलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से तरीके से। ये क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। ये होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में विद इन 48 आवर अगर इन्फेक्टेड हो जाता है, 48 आवर के बाद में इन्फेक्टेड होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, क्योंकि 48 घंटे के बाद में उसको जो इन्फेक्शन हुआ वो हॉस्पिटल में रहने की वजह से हुआ, भले वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन हो या फिर कोई और हो, ठीक है। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में आपको पूरी डिटेल लिखनी, नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से नोजोकोमियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रिवेंशन क्या होगा, उनका बचाव कैसे अपन कर सकते हैं, उनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है ब्रीफली। नेक्स्ट है आपके पास में आपके शॉर्ट नोट, ठीक है। शॉर्ट नोट में फर्स्ट आपके पास में लेवल ऑफ प्रिवेंशन, आपने F1 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है, आपके पास में 4 टाइप के लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप के लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन होंगे आपके पास में, मैं वर्बली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में पहला होता है आपके पास में प्रीमोडियल प्रिवेंशन, दूसरा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। प्रीमोडियल इन्फेक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। प्रीमोडियल के अंदर दूसरा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, फोर्थ वन इज टर्सरी, ठीक है। प्रीमोडियल इन्फेक्शन जो होता है उसमें हम डिजीज के कोई भी सिम्टम नहीं है फिर भी बच्चे को प्रिवेंट कर रहे हैं, डिजीज के कोई भी सिम्टम नहीं है, मतलब रिस्क फैक्टर भी नहीं है। यहाँ पर हम अगर रिस्क फैक्टर लिख दें तो रिस्क फैक्टर भी एब्सेंट है, फिर भी बच्चे को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि योगा प्राणायाम वगैरह उसको प्रोवाइड करा के, ठीक है। दूसरी चीज कि रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है बट यहाँ पर अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख दे तो वो प्रेजेंट नहीं है, साइन सिम्टम किसी भी तरीके का प्रेजेंट नहीं है, उस कंडीशन में बच्चा जो होता है वो प्राइमरी फेज के अंदर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी, तो ये रिस्क फैक्टर तो था ही, क्लिनिकल सिम्टम्स जो थे वो भी अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे, डिजीज भी अपीयर हो गई है, बट डिजीज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिजीज को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट टर्सरी के अंदर क्या होगा, रिस्क फैक्टर था, क्लिनिकल इन्फेक्शन था, ट्रीटमेंट भी दे दिया, बट अब पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होंगी। ये होता है आपके पास में स्टेजेस लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो आपको मैंने सिर्फ ऐसे ही बताया है, रफली आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपको 5/5 का है, मतलब इसमें से ये 6 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है आपके पास में 5 नंबर का है, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा लिखना, जैसे कि अपन इसमें आप 3 पेजेस यूज कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास में नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, तो आपको उसमें नर्सिंग के जो भी कोड ऑफ एथिक्स आपको दिए गए हैं, नर्सिंग प्रोफेशन किस तरीके से है, आप कौन कौन से प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको पता है कि क्या होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर ये यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, सोर्स से स्टार्ट होता है, उसके बाद में इसकी एनकोडिंग होती है, सोर्स से स्टार्ट होगा, ठीक है, सोर्स के बाद में इसकी एनकोडिंग होगी, ठीक है।
एनकोडिंग के बाद ये चैनल के पास जाएगा, चैनल के बाद इसकी फिर से क्या होगी, डिकोडिंग होगी। डिकोडिंग क्यों होगी, क्योंकि उस चैनल के बाद में इसको वापस से इजी फॉर्म के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। फिर ये किसके पास आएगा, रिसीवर के पास आएगा, और रिसीवर वापस से क्या देगा फिर अपने को, फीडबैक। ठीक है, फीडबैक सोर्स के पास जाएगा। ये होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। ये जो सेपरेट सेपरेट है सारे के सारी चीजें ये आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द इम्पेयर्ड बॉडी अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी। आपको इसमें मोबिलिटी की एक्सप्लेनेशन देनी है, इमोबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, बॉडी अलाइनमेंट का इम्पेयरमेंट कैसे होता है। इम्पेयरमेंट कैसे होगा, जैसे कि किसी के पैर को एम्पुटेट कर दिया गया तो बॉडी अलाइनमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ गई। कोई कोमाटोज पेशेंट है तो हिल डुल नहीं सकता, तो बॉडी अलाइनमेंट उसका खराब हो गया। ठीक है, मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर से वेरिएट होना अलाइनमेंट के अंदर इम्पेयरमेंट होती है, उसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। उसके लिए आप क्या क्या इंटरवेंशंस कर सकते हो, मतलब आप पेशेंट को कैसे कैसे केयर दोगे, उसको इन्फेक्शन से कैसे बचाओगे, वो चीजें आपको लिखनी है। नेक्स्ट, केयर ऑफ द डाइंग पेशेंट। मरे हुए व्यक्ति को कैसे केयर करोगे, तो मरे हुए पेशेंट से सबसे पहले ये चीज है आपको उसकी आईज कवर करनी है, माउथ कवर, माउथ जो होता है उसको क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद में पेशेंट जो होता है उसके बॉडी से जो भी आपके हॉस्पिटल की चीजें थी, जैसे कि ईसीजी वगैरह आपने कनेक्ट किया हुआ था, आपने मॉनिटर कनेक्ट किया था, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, रिमूव करनी है। ठीक है, रिमूव करने के बाद में पेशेंट की जो बॉडी है उसको क्लीन करना है। ठीक है, पेशेंट को कोई लिक्विड वगैरह लगा हुआ था बॉडी के ऊपर, उसको अच्छे से हाइजीन मेंटेन करनी है पेशेंट की बॉडी की। उसके बाद में पेशेंट की बॉडी जो होती है उसको कवर करना है। फिर आपको पेशेंट के जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट, केयर ऑफ द प्रेशर पॉइंट्स। प्रेशर पॉइंट्स आपको पता है कि जहां जहां पर प्रेशर सोर या बेड सोर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं वो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनको कैसे आप प्रिवेंट करोगे, तो प्रेशर सोर से कैसे प्रिवेंट किया जाए ना, वो सारी चीजें आपको लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें आपके पास में 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, सब 2-2 नंबर के हैं, तो 2 नंबर के लिए आप 1.5 पेज भर दोगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, देखिए पहले कोल्ड एप्लीकेशंस के बारे में लिखना। आपको पता है कि कोल्ड एप्लाई हम कब करते हैं, उसका डेफिनेशन आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, कौन सी कंडीशन में कोल्ड एप्लीकेशन करने हैं वो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम कर सकते हैं, उनको डिफाइन करने की नीड नहीं है, सिर्फ नाम लिख देना क्योंकि क्वेश्चन में मार्क्स बहुत कम है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ बैंडेजेस। तो आपको बहुत सारे बैंडेजेस के टाइप्स होते हैं, जैसे कैप्लिन बैंडेज है या फिर 8 है, टी बैंडेज है, ये सारी बैंडेजेस जो होते हैं उनके नाम लिखने हैं आपको, और थोड़ा बहुत बैंडेज को एक्सप्लेन करना कि बैंडेज क्या होता है। ठीक है, हो सके तो बैंडेज के आगे उनका जो नेम है कि कौन सी बैंडेज कौन से पार्ट के लिए यूज करते हैं वहां पर उस चीज को लिख देना। नेक्स्ट, थेरापेटिक पोजीशंस। तो पोजीशन आपको पता है, सुपाइन होती है, प्रोन होती है, फाउलर होती है, सेमी फाउलर होती है, उसके अलावा आपकी साइड लाइन पोजिशन होती है, लिथोटमी पोजिशन होती है, ये सारी की सारी पोजिशंस आपको लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट, हैंड हाइजीन। तो हैंड हाइजीन में आपको मेडिकल और सर्जिकल हैंड हाइजीन की आप वो लिख देना, डेफिनेशन लिख देना, उसमें कितने स्टेप होते हैं, कितने ड्यूरेशन का होता है वो लिख देना, और 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन जो होता है उसके बारे में लिख देना। बस इतने में आपका 1.5 पेज भी कवर हो जाएगा और क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में लिखना है, और रिकॉर्ड के टाइप्स का तो आप नाम लिख दोगे वही बहुत है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना रिकॉर्ड, जैसे लॉन्ड्री का रिकॉर्ड होता है, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इन जो पेशेंट का एडमिशन होता है वो रिकॉर्ड होता है, डिस्चार्ज का रिकॉर्ड होता है, स्टाफ का अटेंडेंस रिकॉर्ड है, स्टाफ का लीव रिकॉर्ड है, ये सारे रिकॉर्ड्स वहां पर होते हैं तो मेंटेन करने हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, मेथड ऑफ इंजेक्शन बाय विच द ड्रग एंड फ्लूइड डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर हम जिस मेथड से मेडिकेशन इन्फ्यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रामस्कुलर बोलेंगे क्या? नहीं, ये तो भैया मसल के अंदर अगर इंजेक्शन दे रहे हो तो उसको इंट्रामस्कुलर बोलेंगे। इंट्रा मतलब अंदर, मस्कुलर मतलब मसल, तो मसल में इंजेक्शन देना क्या हो गया, इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट, इसको एक बार छोड़ दो, इंट्रास्पाइनल, स्पाइन भैया, स्पाइनल कॉर्ड सुना हुआ नहीं है क्या? स्पाइनल कॉर्ड, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन देते हो उसको इंट्रास्पाइनल बोलोगे। नेक्स्ट, हाइपोडर्मिया। हाइपो मतलब अंडर,
बीपी में बोलते हैं ना हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपर मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, तो हाइपो का मतलब अंडर, डर्मल मतलब स्किन, दैट मीन्स अगर स्किन के अंडर आप इंजेक्शन देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मल इंजेक्शन बोलेंगे। तो बचा क्या अपने पास ऑप्शन, इंट्राओशियस बचा। इंट्राओशियस के अंदर क्या होता है, अगर बोन के अंदर इंजेक्शन देना हो तो इंट्राओशियस हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एप्रोप्रिएट टेक्निक, जो स्किन के टेम्परेचर मॉइस्चर को नापा जाता है। मैंने आपको बताया था, आप स्किन को टच करके ही तो पता करोगे, तो टच करना क्या होता है, पाल्पेशन होता है। बाकी सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को कैसे असेस करोगे, देखिए इसमें आपको बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रख लो ग्लासगो कोमा स्केल जो होता है उसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, पेशेंट की कॉन्शियसनेस को असेस करते हैं। बाकी के स्किल्स आपके भी काम के नहीं है, तो उनको एक बार के लिए आप लीव ऑन कर दो, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस के लिए क्या होगा, ग्लासगो कोमा स्केल होगा। नेक्स्ट, द कंडीशन इन विच द यूरिन इज नॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम द ब्लेडर। अगर ब्लेडर से बाहर यूरिन नहीं जा पा रहा है तो उसको क्या बोलोगे, पहली चीज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, अगर ब्लेडर पे कंट्रोल ना हो, ब्लेडर पर अगर कंट्रोल ना हो, यूरिन की क्या हो रही हो, ड्रिबलिंग, यूरिन की क्या हो रही है, ड्रिबलिंग हो रही है, तो उसको अपन बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस। मिक्चुरेशन क्या होता है, नॉर्मल यूरिन पास करना, यूरिन पास करने का जो प्रोसेस होता है उसको मिक्सचरेशन बोलते हैं। सप्रेशन क्या होता है, सप्रेशन जो होता है उसके अंदर किसी चीज का सप्रेस हो जाना, दब जाना किसी चीज का। तो ये तीनों तो हुए नहीं, ऑप्शन क्या बचा, रिटेंशन। रिटेंशन, रिटेन मतलब रुकना, तो ब्लेडर के अंदर यूरिन का रुकना क्या है अपने पास में, रिटेंशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग ऑफ द ट्रेकियोस्टमी में कॉज, अगर लंबे टाइम तक अपन ट्रेकियोस्टमी कर रहे हैं, सक्शनिंग कर रहे हैं ट्रेकियोस्टमी की, तो अपने पास में क्या पेशेंट को बीमारी हो सकती है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोक्सिया, कार्डियक अरेस्ट या फिर मायोकार्डियल एंडोकार्डाइटिस। क्या होगा इसके अंदर, देखियो एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया होगा नहीं, भूख का कोई लेना देना नहीं है। एनोरेक्सिया क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा नोजिया, वोमिटिंग, ये भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस, ये इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन सक्शनिंग की वजह से नहीं हो सकते। तो क्या बचा, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा हमारे शरीर के अंदर, और कार्डियक अरेस्ट होगा, क्योंकि हार्ट के पास ही ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो कार्डियक अरेस्ट तो होगा। ये है इसका रीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें भी अपने पास में एक एक नंबर के आपके पास 5 एमसीक्यू है। पहला क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ द अब्डोमिनल ऑर्गन थ्रू द अब्डोमिनल वॉल। अब्डोमिनल वॉल, अब्डोमिन की जो वॉल है, आपका जो आउटर शेल है, उसकी हेल्प से अंदर देखना, उसको अपन क्या बोलेंगे, देखो गैस्ट्रोस्टोमी। गैस्ट्रो वर्ड जो होता है किसके लिए यूज करते हैं अपन, स्टमक के लिए यूज करते हैं। स्टमक को देखने का प्रोसेस होता है गैस्ट्रोस्कोपी। दूसरा, एक्टोमी वाला तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, एक्टोमी जो होता है ये वर्ड किसके लिए यूज होते हैं, कट के लिए, किसी चीज को कट करके बॉडी से बाहर निकाल देने को एक्टोमी बोलते हैं। यहाँ तो देखने का नाम आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लैप्रोस्कोपी। लैप्रो मतलब लैप्रोस्कोपी जो होता है वो अब्डोमेन को बाहर से देखने का जो प्रोसेस है, अब्डोमेन का वॉल के थ्रू अब्डोमेन को देखने का जो प्रोसेस है उसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट सूटेबल पोजीशन फॉर द लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर का प्रोसेस जो होता है जिसमें स्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है, मतलब आपके बैक से जो स्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको लंबर पंक्चर का प्रोसेस बोलते हैं। इसके लिए प्रॉन पोजीशन इज सफिशिएंट, नहीं, प्रॉन सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि सबका जो बैक का कर्व होता है वो अलग अलग होता है। कर्व के अंदर इंजेक्शन पुश करना थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए प्रॉन पोजीशन में नहीं लेंगे। सुपाइन में तो ले ही नहीं सकते, सुपाइन अगर पेशेंट को लिटाओगे तो क्या होगा, पेशेंट जो होता है वो बैक को तो कवर कर लेगा, फिर क्या बेड के अंदर होल निकाल के थोड़ी आप इंस्पिरेट करोगे, तो ये भी नहीं हो सकता। एल शेप पोजिशन, एल शेप पोजिशन तो भैया मैंने नहीं सुनी है, इन्वेंट किए इन लोगों ने। नेक्स्ट, सी शेप, ये अच्छा है, अगर पेशेंट जो होता है वो इस शेप के अंदर आ जाएगा, ये पेशेंट का हेड हो गया, ये उसके लेग हो गए, इस पोजीशन के अंदर आएगा तो बैक बाहर की तरफ आ जाएगा, बैक बाहर आने की वजह से ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने लिए, तो सी शेप पोजीशन जो होता है वो बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम, एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म क्या है, आर्टीरियल ब्लड गैस, आर्टीरियल ब्लड गैस, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस जो है उसका नाम ही आर्टीरियल है भैया, तो कहाँ से लोगे, ब्लड आर्टरी से लोगे ना, इसमें तो मिक्स होता है तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें तो साफ चाहिए ना, ऑक्सीजनेटेड चाहिए। इट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी साइट, ऐसे कैसे कहीं से भी ले लोगे, ये तो गलत चीज है ना,
एक डिफाइंड तो होगा, उसमें आर्टीरियल नेम है तो आर्टरी से ही हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, डाइट रिकमेंडेड फॉर द पेप्टिक अल्सर पेशेंट। पेप्टिक अल्सर पेशेंट को अपन कौन सी डाइट देंगे? पहली चीज सॉफ्ट डाइट दोगे ना, सॉफ्ट डाइट इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी और फिर से उसके अल्सर्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हो गया गलत। दूसरा, लिक्विड डाइट। ज्यादा लिक्विड डाइट देना भी पेशेंट के लिए सही नहीं है, ठीक है, ज्यादा लिक्विड डाइट देना भी पेशेंट के लिए सही नहीं है। नॉर्मल डाइट तो दे ही नहीं सकते, तो हम ब्लेंडेड डाइट जो होती है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ द एनिमा इज। एनिमा का क्या पर्पज है? दवाई देने के लिए, हाँ, एनल रीजन में मेडिकेशन देने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए तो ये ट्रीटमेंट होता ही है। अगर किसी कोलोनोस्कोपी करनी, कोलोन को विजुअलाइज करना, उसके लिए भी एनिमा दे सकते हैं। ऑल ऑफ द वो, हाँ बिल्कुल, ये सारे के सारे रीजन एप्लीकेबल है, तो ये एनिमा का करेक्ट पोस्चर है। एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं और पेपर भी कंप्लीट हो गया, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे टेस्ट पेपर लाइव के, एक ऑनलाइन जो हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा जो कोर्स है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है आपका एकेडमिक ऑनलाइन कोर्स, ये आपको मात्र 900 रुपए की कॉस्ट प्राइस के अंदर मिल जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर का भी जो कोर्स है आपको 900 रुपए के अंदर मिल जाएगा। ये जो कोर्सेज हैं, इनके लिए आपको हमारा टेस्ट पेपर ऐप डाउनलोड करना है। इन कोर्सेज में हम आपको सारे के सारे जो आपका आईएनसी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट हमने एक एक चीज जो है वो कवर की हुई है। प्रॉपर आपका डिटेल्ड कोर्स वहां पर अवेलेबल है टेस्ट पेपर लाइव के ऐप के ऊपर। ऐप को डाउनलोड करना है आपको। इसमें हमें क्या, हम आपको कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे? इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की थियोरेटिकल क्लासेस प्रोवाइड करवाई गई हैं, बोर्ड नोट्स आपको देंगे, साथ ही साथ आपको जो टाइप्ड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप ये जो वीडियोस हैं हमारे ऐप के ऊपर, उनको इजीली डाउनलोड करके बाद में भी आप इनको देख सकते हो, डाउनलोड एंड सेव का ऑप्शन है उसके अंदर। दूसरा, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ई बुक्स जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये जो नोट्स हैं ये आपको ये जो ऐप है आप इसको डेस्कटॉप में भी ओपन कर सकते हैं, एंड्रॉयड में भी ओपन कर सकते हो, पीसी में भी ओपन कर सकते हैं, आप कहीं भी इसको ओपन करके इजीली चला सकते हो। पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। जो स्टूडेंट्स बैक से परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं कि भाई अब तो क्लियर नहीं हो रहा है, सो आई सजेस्ट यू टू गो एंड चेक द डिटेल्स। और अभी डाउनलोड करें हमारा टेस्ट पेपर लाइव ऐप और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। डेली हम इसी टाइम पे लगभग मिला करेंगे। आप हमारे जो ये जो कोचिंग का जो नंबर है, इस पर किसी भी डाउट के लिए कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो अवेलेबल रहेंगी ये सर्विसेज। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 8078 68 686728। ये जो है ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके कोई भी आपके जो डिटेल्स हैं वो इजीली वहां पर देख सकते हैं, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आप जल्दी से जाइए, टेस्ट पेपर लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए और जुड़ जाइए हमारी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।